हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। तो आज है हमारी यूनिट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आज हम अपनी यूनिट फर्स्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूनिट फर्स्ट हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें पहला जो है हमारा टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट और ये हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, इस टॉपिक को जानने से पहले यदि हम यह जान लें कि डुअल किसे कहते हैं। तो देखिए डुअल आप लोगों ने, उन लोगों ने जरूर सुन रखा होगा जिन्होंने फ्री फायर खेला है। मेरा कहने का मतलब है फ्री फायर में जब खोलते हैं तो वहाँ पर एक साइड में डुअल करके ऑप्शन आता है। वहाँ पर क्या होता है, उसे जब चूज करते हैं तो दो की टीम बनकर दो की टीम बनती है और वो एक दूसरे से फाइट करती हैं और बाद में जो जीतता है उसे मिलती है वो या, ठीक है। तो इस मेरे कहने का मतलब यह था कि डुअल का मतलब होता है दो। डुअल का मतलब क्या होता है? दो। और नेचर माने होती है प्रकृति। नेचर माने क्या होती है? प्रकृति। तो ऐसी चीज, ऐसी वस्तुएं या ऐसा कोई भी पार्टिकल जो दो तरह के नेचर शो करता है उसे ही कहते हैं डुअल नेचर। अब ऑफ मैटर, इसको अभी टॉपिक को थोड़ी देर में लेंगे। देखिए, हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है क्लास 12th में चैप्टर 11वां जो है हमारा वो है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। उसमें हमने पढ़ रखा है कि प्रकाश दो तरह की प्रकृति में हमारे जीवन में उपस्थित है। वो दो तरह की प्रकृति कौन सी है? एक है वेव में यानी कि तरंग में, और दूसरा है किसमें है? तो वेव में हो गया, तरंग में हो गया, और एक है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। पैकेटों, अरे पैकेट के रूप में, जिसे क्या बोलते थे हम? जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट थे उन्हें प्रकाश में क्या बोलते थे? फोटोन बोलते थे, यानी कि ये कण के रूप में। तो हमारा प्रकाश दो प्रकृति शो करता है, एक तरंग के रूप में और एक कण के रूप में। अब ये तरंग के रूप में जो हम चर्चा करते थे, तरंग के रूप में हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी हैं, जैसे बहुत सारे चमत्कार देखे थे कि जैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। ये सब कब होते हैं? जब हम प्रकाश की वेव नेचर का यूज करते हैं, जब उसकी तरंग नेचर का यूज करते हैं। उस टाइम हम प्रकाश के कण के बारे में नहीं बताते हैं। उस टाइम जब हम परावर्तन अपवर्तन पढ़ते हैं तो उस टाइम ये नहीं बताते हैं कि पार्टिकल के रूप में होता है हमारा प्रकाश। और जब हम बोलते हैं कि प्रकाश जो है हमारे पास छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, कण के रूप में आता है, जिन्हें बोलते हैं फोटोन, तब हम उसकी तरंग के बारे में नहीं बताते। यानी बताते का मतलब हमें उस समय चर्चा नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास दो नेचर होती है प्रकाश की यानी कि लाइट। ओके, अब यहां पर कुछ और ही लिखा है। यहां पर लिखा है डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो पदार्थ का द्वैत प्रकृति। अब प्रकाश की तो हमें समझ में आती है, अब पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो देखिए, प्रकाश की द्वैत प्रकृति जो थी वो 1905 में आइंस्टीन ने दी थी। किसने दी थी? आइंस्टीन ने 1905 में बताया था कि लाइट के दो नेचर होते हैं, दो फॉर्म होती है। लाइट दो फॉर्म में वर्क करती है, एक तरंग के रूप में, एक फोटोन के रूप में। उसके बाद एक और महापुरुष आए, वो भी उस युद्ध में कूदे, यानी कि इसी वाले युद्ध में। उन्होंने बताया कि लाइट तो देती ही है लेकिन मेटल भी देता है, यानी कि वस्तु भी देती है, पदार्थ भी देता है, द्वैत प्रकृति। ये सन 1929 में डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली, इनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो सन 1929, मैं थोड़ी डेट चेक कर लेता हूं। हाँ, शायद सन 1929 ही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप देख लीजिए। सन 1929 ईस्वी में डी ब्रोगली आए। तो उन्होंने कहा कि पदार्थ भी हमारा जो है डुअल नेचर देता है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है?
उन्होंने कहा एक शर्त है, शर्त ये है कि जब पदार्थ मूविंग कर रहा हो, जब पदार्थ मूविंग कर रहा हो, यानी कि जब पदार्थ गतिशील अवस्था में हो, विरामावस्था में नहीं, जब पदार्थ गतिशील अवस्था में हो, उसी टाइम हमारा पदार्थ जो है डुअल नेचर शो करता है। अब वैसे ऊपर वाली बात को देखें, जब 1905 में आइंस्टीन ने कहा था तो उन्होंने प्रकाश के बारे में कहा था, तो देखिए प्रकाश भी तो दो प्रकृति शो करता है, तो मूविंग करता है। अभी हम यहाँ से टॉर्च लें और सामने दीवार पे मारें, दीवार पे मारें तो प्रकाश यहाँ से वहाँ तक चला, मूव किया ना, तभी तो उसमें द्वैत प्रकृति शो हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रकाश बिना चले हम उसका कल्पना भी कर सकें, कल्पना भी नहीं कर सकते प्रकाश बिना चले। ठीक है, प्रकाश भले ही दिखता नहीं है लेकिन दिखाई देता है, तो कृत्रिम बन चुका है, ऐसा ऐसा लेज़र बन चुके हैं तो उसमें दिखाई देता है। तो देखिए डी ब्रोगली ने ये कहा था कि पदार्थ तभी चलेगा जब उसमें मूविंग होता, यानी कि गतिशील होता है, क्योंकि पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं उनके कारण। अब देखिए पदार्थ जैसे ये बोर्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या अभी ये गतिशील अवस्था में? जी नहीं, बिल्कुल गतिशील अवस्था में नहीं। गतिशील अवस्था में करने के लिए दो टाइप हैं, नंबर एक टाइप है या फिर उसमें करंट फ्लो कीजिए, यदि वह वस्तु पदार्थ की मतलब विद्युत की सुचालक है। अगर वस्तु विद्युत की सुचालक है तो उसमें करंट फ्लो कीजिए। अब देखिए ये तो बोर्ड है तो इसमें तो हो नहीं सकता है, जैसे पंखा है, पंखे में हो जाएगा लोहे का, या फिर करंट फ्लो कीजिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसमें मोशन करेंगे और या वस्तु को ही मूविंग में ली जाएगी, ठीक है, तब उसमें जो है पार्टिकल मूव करेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा ड्यूल नेचर ऑफ मेटल। अब हम इसका पूरा जो थ्योरी है वो यहाँ पर लिखवा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पूरा थ्योरी लिख दी है, तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। In 1905, Einstein gave the concept of dual nature of light rays. He suggested that the light rays have particle as well as wave nature, यानी कि in 1905 यानी कि 1905 में आइंस्टीन gave the concept of dual nature, यानी कि आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट दिया यानी कि सिद्धांत दिया ऑफ ड्यूल नेचर यानी कि द्वैत प्रकृति का, ऑफ लाइट वेव्स यानी कि इसके लिए प्रकाश रेज के लिए, रेज यानी तरंगों। ही सजेस्टेड दैट, उन्होंने बताया या उन्होंने सुझाव दिया या उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया दैट कि द लाइट रेज हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, यानी कि प्रकाश जिस प्रकार से रेज यानी कि तरंगों के रूप में काम करता है उसी प्रकार से वो वेव के रूप में भी काम वर्क करता है, ठीक है, वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए हमने थोड़ा सा पहले थोड़ा गलती हो गई थी हमसे कि हमने बताया था आपको कि 1949 बताया गया था, वो 1942 है। तो देखिए इन 1924 de Broglie used the concept for material particle like electron, proton, neutron, यानी कि 1924 ईस्वी में डी ब्रॉगली ने इसी कॉन्सेप्ट को दोहराते हुए मेटल पर, मेटेरियल पार्टिकल्स पर लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर इस कॉन्सेप्ट को लागू किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, यानी कि डी ब्रॉगली के अनुसार द मेटेरियल पार्टिकल, देखिए यहाँ पर फोकस आ रहा है इसके ऊपर लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द मेटेरियल पार्टिकल विल रिप्रेजेंट पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ड्यूरिंग देयर मोशन, यानी कि यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि डी ब्रॉगली के अनुसार मेटल जिस प्रकार से पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है, सेम उसी प्रकार से वो वेव नेचर के रूप में भी बिहेव करता है। कंडीशन क्या है? ड्यूरिंग देयर मोशन, उसके मोशन के दौरान, उसकी गतिशीलता के दौरान वो पार्टिकल के साथ साथ वेव के रूप में भी, फॉर्म में भी वर्क करता है। इट्स नॉन एज ड्यूल नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, मतलब यही हमारा ड्यूल नेचर यानी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है। देखिए फ्रेंड्स, इसका हिंदी अर्थ और साथ में इसका इंग्लिश अर्थ यही
नीचे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आप जाकर इसका हिंदी अनुवाद और साथ में इसका इंग्लिश अनुवाद, यही वहाँ पर आपके इसके नोट्स मिल जाएंगे इन PDF में, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको लीजिए और आशा करते हैं जो कुछ हमने बताया होगा वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि मैं खुद भी एक BSc 4th सेमेस्टर का ही स्टूडेंट हूँ और आप हमें थोड़ा साहस दें, हमें थोड़ा मोटिवेट करें ताकि आप बताएं अगर कुछ गलतियाँ हों, मुझ में कुछ गलतियाँ आपको दिख रही हों, क्योंकि यूट्यूब पर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ और वो भी सीधे अपने ही क्लास को BSc 4th सेमेस्टर को। तो अगर आपको प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और वैसे आप अपना पहले पढ़ते जाइए, अगर अच्छा लगे तो पढ़िए आप इस पर। तो अब देखिए दूसरा टॉपिक आता है, दूसरे टॉपिक की तरफ चलिए फ्रेंड्स। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो देखिए अब हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, तो उस फार्मूला को ड्राइव करने से पहले हम दो महापुरुषों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहले महापुरुष थे प्लांक, नाम आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने। और दूसरे वैज्ञानिक थे हमारे आइंस्टीन। तो इन्हीं दोनों की थॉटनेस यानी कि इन्हीं के सिद्धांत या थॉटनेस पे जो है ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द प्लांक ने जो है ऊर्जा के बारे में एक संभावना व्यक्त की थी, अपनी सोच रखी थी, क्योंकि हर चीज़ एक कल्पना है साइंस में हर चीज़ एक कल्पना ही है। तो प्लांक ने जो है फोटोन की एनर्जी को लेकर एक कॉन्सेप्ट दिया था, जो था E is proportional to nu। E is proportional to nu। इसका मतलब हुआ कि किसी वस्तु के विकिरणों के उत्सर्जन व अवशोषित विकिरणों की ऊर्जा उसके आवर्ती के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। किसी भी वस्तु के विकिरणों की अवशोषण अथवा उत्सर्जन की जो ऊर्जा होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए हम जानते हैं प्रीपोर्शनल का जब साइन हटता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, जो था हमारा प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक इनटू न्यू। अब ये प्लांक नियतांक क्योंकि प्लांक द्वारा ही था, प्लांक द्वारा ही सूत्र का प्रतिपादन किया गया था, इसलिए प्लांक नियतांक उन्होंने स्वयं, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू थी, इसे एच न्यू बोलेंगे, इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब आइंस्टीन ने क्या कहा था ऊर्जा के बारे में? अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन, इन्होंने ऊर्जा के बारे में कहा था कि ऊर्जा है वो द्रव्यमान और प्रकाश की चाल या प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। प्रकाश मतलब कि द्रव्यमान तथा प्रकाश के वेग के वर्गमूल, प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये दिया था आइंस्टीन ने फॉर्मूला, ठीक है। सी की वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये दो फॉर्मूले दिए गए थे। तो देखिए जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो पहले से ही जानते हैं कि देखिए जब दो ई एक साथ मिलती है, हमें इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो चाहे विस्थापन विधि से कर लीजिए चाहे किसी विधि से कर लीजिए, तो ई और ई ये दोनों सेम ही है, एनर्जी है, तो इनको mc² और h के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर फोकस आ रहा होगा, थोड़ा हटके लिखते हैं, h न्यू यानी कि h न्यू इक्वल हो जाएगा mc² के, ठीक है। mc² की जो है h न्यू इक्वल हो जाएगा।
अब देखिए जो एच न्यू, अब म्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, यानी सी होता है प्रकाश की चाल और लैम्डा होती है वेवलेंथ, ठीक है। म्यू होता है, ये आप लोग पहले क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो एच यानी प्लांक नियतांक, अब इसकी जगह हम लिख देंगे सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब देखिए प्रकाश की चाल से प्रकाश की एक चाल कट गई, प्रकाश की चाल से प्रकाश की चाल कट गई, बताओ क्या होता है, ठीक है। अब एच अपॉन लैम्डा बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा एम सी, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा एम सी। अब देखिए यहाँ पर जो सी है वो प्रकाश की चाल है, इसकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम निकाल रहे हैं मेटल के लिए, जब हम मेटल के लिए निकाल रहे हैं तो उसके लिए सी तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रकाश के लिए है। अब सी की जगह यानी कि वो वेग है, प्रकाश का वेग ही तो होता है सी। अब वेग को किसी मेटल का होगा तो वी से प्रदर्शित करेंगे, वी से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर एक तो सी बहुत कम है, बहुत न्यूनतम है सी, तो सी की जगह जो है हम वी यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो कीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट फील कर रहे हैं, तो एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम वी। हम जानते हैं, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने पढ़ रखा है, न्यूटन का गतिविधि द्वितीय नियम ये कहता है संवेग के ऊपर है। तो संवेग में उन्होंने संवेग की परिभाषा दी है। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं, यानी कि p इज इक्वल टू एम वी। तो इसका हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पी। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आया। तो यहाँ पर h हमारा क्या है? प्लांक नियतांक 6.63 × 10⁻92, ठीक है। और लैम्डा होती है हमारी वेवलेंथ और p होता है हमारा मोमेंटम, यानी कि संवेग, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को इसमें कोई त्रुटि लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती फिर भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। टोटल सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में यहाँ पर हमने रफली बताया है। बाकायदा नोट्स जो आपको चाहिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में हमने बताया। टेलीग्राम चैनल पर लिंक डली हुई है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश के लिंक, मतलब हिंदी और इंग्लिश की नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो धन्यवाद।